नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने हाजिर हूँ सामाजिक विज्ञान का टॉपिक लेकर। दोस्तों, आपको पता है कोरोना काल में आपकी पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ आदेश जैसे ही आते हैं तो आपको रेगुलर क्लासेज में यानी शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं आपको यानी चैप्टर नंबर 9 जो चल रहा था हमारा, उसके बारे में भी यानी विस्तार रूप से अध्ययन कराना चाहता हूँ। तो आप यहाँ देखिए, हम पढ़ रहे थे कृषि का परिचय, भारतीय कृषि। तो इसमें जो आपको पढ़ाया गया था वो टॉपिक चल रहा था हमारा कृषि का परिचय। तो यहाँ देखिए, मैं आपके सामने एक वृत्त बना रहा हूँ। इसमें से भारत की यानी कुल 100% जनसंख्या जो है, भारत की कुल 100% जनसंख्या जो है, उस जनसंख्या में से यानी कैलकुलेशन करते हैं तो हम यहाँ पर 54.8% जनसंख्या, 54.8% जनसंख्या यानी मुख्य रूप से कृषि कार्य से जुड़ी हुई है, कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। तो यहां आपको समझना है परिचय। तो इसमें देखो प्यारे बच्चे, भारत की कुल 100% जनसंख्या में से जो जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है तो उसका प्रतिशत 54.8% है। आपको पता है भारत की 100% जनसंख्या में से लगभग एवरेजन 70% जनसंख्या यानी गांवों में निवास करती है। कहाँ करती है भाई? गांवों में निवास करती है। तो ये जो जनसंख्या है गांवों में जो निवास करती है, इस जनसंख्या में से 54.8% जनसंख्या अपने कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि भारतीय जो देश है वो देश यानी कृषि पर निर्भर है, अधिकांश रूप से कृषि पर निर्भर है। यहाँ हम देखते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या यानी 54.8% जनसंख्या गांवों के अंदर जो 70% जनसंख्या रहती है, उसमें से 54.8% जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। यानी भारत में कृषि का जो कार्य होता है, किसान अपनी उदरपूर्ति के लिए, किसान अपनी उदरपूर्ति के लिए या अपने जो है जीवन निर्वाह के लिए कृषि का जो कार्य होता है किसान उसके लिए करता है। तो यहाँ हम समझेंगे भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसकी अधिकांश जनसंख्या दोस्तों गांवों में निवास करती है और यहाँ पर कुल जनसंख्या का जो 100% है उसमें से 54.8% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। भारत में कृषि का कार्य किसान अपनी उदरपूर्ति के लिए या आजीविका के साधन के लिए यानी आजीविका के लिए करता है। इसलिए भारतीय किसानों का यह यानी जो कृषि है वो कैसा व्यवसाय हो गया भाई? मुख्य व्यवसाय बन चुका है। तो आपको निष्कर्ष रूप से और समझाता हूं। यहाँ पर देखिए, भारत की कुल 100% जनसंख्या है, उसमें से अधिकांश जनसंख्या यानी 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। इस 70% जनसंख्या के अंदर यानी 54.8% जो जनसंख्या है, यह जनसंख्या मुख्य रूप से जो गांव में यानी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है, जो आपको बता दिया गया है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना आपको, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, यानी लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय यानी कृषि कार्य के अंदर जो 54.8% भाग है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। अब ये हम आगे देखते हैं, यहाँ एक नोट है, उस नोट में क्या लिखा हुआ है। अब जो कृषि के जो कार्य है यानी इसको कब से शुरू किया गया है, तो यहां आपको समझना है। यानी भारत के अंदर, यहां मैं लिख रहा हूं, लगभग भारत में कृषि का कार्य
कृषि का कार्य लगभग 7,000 वर्ष पूर्व 7,000 वर्ष पूर्व 7,000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो, ये एक सभ्यता है, मोहनजोदड़ो तथा सरस्वती व सिंधु सभ्यता से प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त होता है। तो आपको यहां पर समझना है, एक नोट डाला गया यहाँ पर। तो ये आपसे पूछा जा रहा है जो भारतीय कृषि जो है इसका जो कार्य था भारत देश के अंदर, यानी उसको कब से शुरू किया गया था। तो दोस्तों यहाँ समझना आपको प्यारे बच्चे, भारतीय कृषि का जो कार्य है लगभग वो 7,000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो एक सभ्यता है, और उसके बाद सरस्वती तथा सिंधु जो घाटी सभ्यता थी, तो उससे प्राप्त होता है, कुछ अवशेष मिलते हैं, तो उनके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि कृषि का कार्य लगभग 7,000 वर्ष पूर्व भारत के अंदर जो है इसको शुरू किया गया था। अब यहाँ देखते हैं आगे एक बार कृषि का परिचय। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, और जो 70% जनसंख्या गांव में है उसमें से 54.8% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़ी हुई है, क्योंकि किसानों का मुख्य व्यवसाय कृषि होते हुए तो अपनी उदरपूर्ति वे अपने आजीविका के लिए जो कार्य करता है, किसान कृषि का कार्य करता है, तो इसलिए भारतीय किसानों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो जाता है। कृषि का हम अनुमान लगाते हैं इसको कब से शुरू किया गया था, तो भारतीय देश के अंदर कृषि का कार्य लगभग 7,000 वर्ष पूर्व यानी मोहनजोदड़ो, सरस्वती व सिंधु सभ्यता से प्राप्त होता है। तो यहां से आगे हम बात करते हैं भारतीय कृषि के विभिन्न रूप। भारतीय कृषि के विभिन्न रूप। तो यहां पर हम पहला जो टाइप पढ़ रहे हैं वो है ऋतुओं के अनुसार या आधार पर, ऋतुओं के आधार पर कृषि के प्रकार। पहला रूप है ऋतुओं के आधार पर कृषि का प्रकार। तो यहां देखिए भाई, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें अपन बात करते हैं जो 3 भाग हैं। तो पहला भाग यहां बात करते हैं जो आप जानते हो, पढ़ चुके हो, खरीफ की फसल। दूसरा जो आपका टाइप है वो रबी की फसल। तीसरा जो आपका टाइप है वो है दोस्तों जायद की फसल। यहां देखना है भारतीय कृषि के विभिन्न रूप। तो पहला रूप जो है यहां अपन बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर कृषि के प्रकार। तो
तो दोस्तों प्यारे बच्चों, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले अपन बात करते हैं खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल, तीसरा है जायद की फसल। तो इस प्रकार इसको 3 भागों में या 3 प्रकारों के अंदर इसको बांटा गया है। पहला टाइप ऋतु के आधार पर कृषि के प्रकार कितने हैं भाई? 3 है। पहला कौन सा है? खरीफ की फसल, दूसरा कौन सा है? रबी की फसल, तीसरा कौन सा है? जायद की फसल। तो अब हम इनकी परिभाषा देखते हैं। तो ऋतुओं के आधार पर मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। यहां देखिए ऋतुओं के आधार पर के आधार पर तो यहां मैं लिख रहा हूं ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर ऋतुओं के आधार पर कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पहला देखते हैं अपन, मैंने आपको बता दिया है। पहला खरीफ जो चल रहा है, खरीफ की फसल, दूसरा रबी की फसल, तीसरा जो हमारा टाइप है वो है जायद की फसल। तो यहां देखिए प्यारे बच्चे, ऋतु के आधार पर कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें से अपन बात करते हैं पहला टाइप जो प्रकार है, पहला खरीफ की फसल जो एट प्रेजेंट में आपके सामने दिखाई देता है आपको चारों तरफ। उसमें बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा है रबी की फसल, गेहूं जो होता है, सरसों चना जो होता है, मटर जो होता है, वो यानी रबी की फसल। उसके बाद तीसरा जो टाइप होता है वो जायद की फसल, यानी जो है फरवरी के बाद, यानी जो चारागाह होता है या जो सब्जियां होती हैं। तो तीसरे टाइप के अंदर जो है जायद की फसल ये होती है। अब हम देखते हैं पहला टाइप जो हमारा प्रकार है खरीफ की फसल, इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है, किस प्रकार से इसको बोया जाता है और कौन कौन सी फसल जो है इसके अंतर्गत आती है, ये आपको समझना है। यहां देखिए खरीफ की फसल, इसमें देखिए वे फसलें जो मई जून में, आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। एक बार समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आप नहीं भूलोगे, आपको समझना है। वह फसलें जो मई जून में बोई जाती हैं, यहां आपको देखना है वे फसलें जो मई जून में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। वे फसलें जो
मई जून में बो दी जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। तो इसे खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जो सर्वाधिक बोया जाता है यहाँ पर, पहला है बाजरा, राजस्थान की बात करते हैं। उसके बाद चावल जो है, ज्वार, मक्का, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, कपास व मूंगफली आदि। तो प्यारे बच्चे, आपको यहाँ पर समझना है खरीफ की फसल के बारे में। तो वो फसलें जिनको मई जून में बो दिया जाता है और उसके बाद यानी सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, तो उन फसलों को हम कहते हैं यहाँ पर यानी खरीफ की फसल। ये आपके सामने उदाहरण दिया गया है, बाजरा है, चावल है, मक्का है, अरहर है, उसके बाद सोयाबीन है। तो इन फसलों को यानी खरीफ की फसल के अंतर्गत रखा जाता है। एक बार फिर से समझिए परिभाषा, वे फसलें जो मई जून में बो दी जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, तो इसे खरीफ की फसल कहते हैं। इसके अंदर जो फसलें आती है, आपन जो है सभी लोग गांव से आते हैं लगभग, तो यहाँ आपको देखना है, तो वर्तमान में जो फसल आपको दिखाई दे रही है, ये जो मानसून की फसलें भी इनको कहा जा सकता है, यानी मानसून की फसलें हैं। ये फसलें मानसून पर निर्भर होती हैं, लेकिन हालात थोड़े अभी देखिए भाई, वे फसलें जो मई जून में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, इसे खरीफ की फसल के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण आपके सामने बाजरा है, चावल, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, कपास व मूंगफली। आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। आपके आसपास चारों तरफ ये फसल आपको दिखाई देती हैं, तो वहां देख कर भी आप इनकी तुलना कर सकते हो, यानी अपने आप याद हो जाएगा। आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। उसके बाद दूसरी फसल, अब हम ये पढ़ते हैं दूसरी फसल जो हमारी है, आपको बताया गया था रबी की फसल। रबी की फसल यहां अपन देखेंगे जो रबी की फसल होती है, इस फसल के बारे में। तो ये कौन सी फसलें होती है आपको बताना है। तो देखिए भाई, यहां पर वे फसलें जस्ट इसके बाद आएगा, इसका जो दी एंड हो रहा है उसके बाद क्या आता है भाई, रबी की फसल। इसलिए आपको पहले खरीफ समझाया गया है, उसके बाद रबी आ रहा है, क्योंकि यहाँ आपको समझना है। देखिए यहाँ पर अक्टूबर लिखा हुआ है, तो हाफ अक्टूबर तक जो है, यानी जो ये खरीफ की फसलें होती हैं, इनको उठा लिया जाता है। तो उसके बाद इसके दी एंड के बाद जो शुरुआत होती है वो रबी की होती है। जो गेहूं होता है हम अक्टूबर नवंबर में शुरू कर देते हैं बोना। तो देखिए वे फसलें जिनको अक्टूबर यहाँ लिखा हुआ है आधे अक्टूबर के बाद, तो वे फसलें जिनको अक्टूबर नवंबर में बो दिया जाता है, वह फसलें जिनको अक्टूबर नवंबर में बो दिया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, उसे रबी की फसल
कहते हैं। देखो दोस्तों, अपन ये पढ़ा था खरीफ की फसल, यहाँ एक नोट भूल गए थे, वो देखना आपको। यहाँ क्या बताना है, ये मानसून पर आधारित फसल है। तो खरीफ की फसल किस पर आधारित है भाई, मानसून पर आधारित फसल है। उसके बाद यहां पढ़ रहे हैं हम रबी की फसल। तो ये सिंचाई पर आधारित फसल है, मानसून की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी इसके लिए जो मावट होती है पश्चिमी विक्षोभों से, उसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ आपको समझना है, वे फसलें जिनको अक्टूबर नवंबर में बो दिया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, उसे रबी की फसल के नाम से जाना जाता है। यहाँ नोट लिखते हैं, नोट। तो इस नोट के अंदर आपको समझना है, ये सिंचाई पर आधारित फसल होती है, लेकिन मावट इसके लिए, इस फसल के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। देख लो यहाँ पर, वे फसलें जिनको जिनको अक्टूबर नवंबर में बो दिया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, उसे रबी की फसल के नाम से जाना जाता है। नोट है, ये सिंचाई पर आधारित फसल होती है, नलकूप है, कुएं हैं या नहरें हैं या तालाब है देश के अंदर, जो भी उस हिसाब से सिंचाई कार्य के लिए किया जाता है। और जो पश्चिमी विक्षोभों के जरिए जो मावट होती है, तो वो मावट देश के अंदर सबसे पहले जो पंजाब है और राजस्थान के अंदर जो हमारा उत्तरी राजस्थान, हनुमानगढ़, गंगानगर है, वहां प्रवेश करते हैं सर्दियों में, शीत ऋतु में। तो वो मावट रबी की फसल के लिए यानी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होती है। रबी की फसल जिसको सोना बोला जाता है, यानी सोने की तरह होती है। अब यहाँ देखिए आगे उदाहरण क्या है इसके अंदर, उदाहरण अपन पढ़ते हैं एग्जाम्पल इसके। तो गेहूं, सरसों, चना, जौ व मटर आदि। तो ये हो जाता है हमारे रबी की फसल के उदाहरण। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। तो उदाहरण के लिए गेहूं है, सरसों है, चना है, जौ है, वो मटर आदि होते हैं। तो ये इनको हम रबी की फसल के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो है टाइप तीसरा, वो है जायद की फसल। यहाँ देखते हैं, आगे इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। तो आपको इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करना है, क्योंकि ये महामारी जो चल रही है, तो इस कंडीशन में आपको घर रहकर अच्छे से पढ़ना है और अच्छी तैयारी करनी है। आपको जो समझ में नहीं आता है तो आप यानी बता सकते हो, और उसके बाद हम आपको आसानी से समझा देंगे। तीसरा टाइप देखिए, जायद की फसल। देखिए भाई, तो रबी की फसल के बाद पहला हमने पढ़ा था खरीफ। तो खरीफ के एंड के बाद क्या शुरू हो गया, यानी रबी की फसल। रबी के एंड के बाद क्या शुरू हो जाता है, जायद की फसल। तो यहाँ आपको देखना है, यानी सरसों जो होती है उसका जो है उत्पादन फरवरी लास्ट तक हो जाता है। तो जायद की फसलें वे फसलें जिनको फरवरी, मार्च
में बो दिया जाता है तथा से पहले समाप्त कर दिया जाता है उसे जायद की फसल कहते हैं। देखिए दोस्तों, जायद की फसल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वे फसलें जिनको फरवरी मार्च में बो दिया जाता है तथा मई जून से पहले समाप्त कर दिया जाता है, तो उस फसल को कहा जाएगा जायद की फसल। तो इसमें उदाहरण आपको जो मिलते हैं वो उदाहरण है यहाँ पर, यानी चारागाह किसके लिए है, यहाँ लिख रहा हूं, पशुओं का चारा व सब्जियां आदि। तो इसको आपको समझना है, पशुओं के लिए चारा व सब्जियां आदि। तो इसको जो है पशुओं के लिए बो दिया जाता है। तो मई जो जून से पहले जो है जो हमारी जो सब्जियां होती है, बाड़ियां बोलते हैं, उनको लगभग नष्ट कर दिया जाता है। तो उसके बाद में जो है खरीफ की फसल उसमें बो दी जाती है। तो ये हो गई भाई आपकी, यानी ऋतुओं का आधार पर फसलें, मुख्य फसलें 3 प्रकार की हो गई हैं। पहली फसल आपकी खरीफ, दूसरी जायद, और तीसरी जो फसल आपकी है, पहले आपकी हो गई खरीफ की फसल, दूसरी रबी की फसल और तीसरी आपकी जायद की फसल। तो इस प्रकार से ऋतुओं का आधार पर इन फसलों को यानी 3 भागों में बांटा गया था। अब हम दूसरा जो है रूप पढ़ते हैं। तो भारत में कृषि विधियों के आधार पर दूसरा रूप है, कृषि विधियों के आधार पर जो रूप है, इनको 4 भागों में बांटा गया है। हम पढ़ेंगे, पहले खाद्यान्न फसलें होती हैं, दूसरी जो होती है व्यावसायिक फसलें होती हैं, और तीसरी जो फसलें होती हैं वो बागानी फसलें होती हैं, और चौथी जो फसल होती है वो यानी उद्यानिक फसल के नाम से जिसको जाना जाता है, उद्यान फसलें होती हैं। तो यहाँ देखिए, भारत में कृषि विधियों के आधार पर कृषि, ये टाइप आपका खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है भारत में कृषि विधियों के आधार पर फसल। दूसरा रूप, कृषि विधियों के आधार पर, कृषि विधियों के आधार पर कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर फसल के आधार पर फसल। तो इसके मुख्य रूप से 4 भाग हैं। पहला है खाद्यान्न फसल, दूसरा है व्यवसायिक फसल, इसका दूसरा नाम औद्योगिक फसल। तीसरा हम पढ़ेंगे, तो दूसरा
तीसरा जो हमारा है वो बागवानी, और दोस्तों चौथा जो हम कर रहे हैं वो है उद्यान फसल। देखिए एक बार, तो इसको मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। पहला खाद्यान्न फसल, दूसरा हमारा व्यावसायिक या औद्योगिक फसल, तीसरा जो है बागवानी फसल, और जो चौथा जो है वो हमारा है यानी उद्यान फसल के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ समझिए, पहला खाद्यान्न फसल, वे फसलें जिनका उपयोग मानव भोजन के लिए या खाने के लिए करता है उसे कहा जाएगा खाद्यान्न फसल। वे फसलें जिनका उपयोग मानव भोजन के लिए करता है या खाने के लिए करता है तो उसे कहा जाएगा खाद्यान्न फसल। दूसरा जो हमारा है व्यावसायिक फसल, वे फसलें जिनका उपयोग मानव अपने व्यवसाय या फैक्ट्रियों में कच्चे माल के रूप में लिए करता है, जैसे कपास, जूट। तो ये जो फसलें होती हैं इन फसलों को यानी व्यावसायिक या औद्योगिक फसल के रूप से जाना जाता है। वे फसलें जिनका उपयोग मानव यानी व्यवसाय के लिए करता है या फिर औद्योगिक क्षेत्रों में कच्चे माल के लिए करता है तो उसे कहा जाएगा यानी औद्योगिक या व्यवसायिक फसल। जैसे दोस्तों आपने समझा यहाँ पर कपास है, कपास को हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो पहले कपास फैक्ट्रियों में जाता है, उसके बाद उसकी छटाई की जाती है, रुई अलग की जाती है और जो दाने होते हैं वो अलग किए जाते हैं, उसके बाद धागा तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर यानी फैक्ट्रियों का ही कच्चा माल होगा। गन्ना आप जानते हो, गन्ना है, गन्ना के द्वारा यानी जो किसान डायरेक्ट वहाँ पर चीनी या गुड़ शक्कर नहीं बना सकता है, तो पहले इसका जो होता है शर्करा जो होती है उसका जो तपन जो है फैक्ट्रियों में किया जाता है और उसके बाद जो है इसके द्वारा चीनी जो सामग्रियाँ जो होती है गन्ने से वो तैयार की जाती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है व्यावसायिक फसल, वे फसलें जिनका उपयोग मानव व्यवसाय के लिए करता है या उसके बाद अर्थात औद्योगिक क्षेत्रों में कच्चे माल के रूप में करता है तो उसे कहा जाएगा व्यवसायिक या औद्योगिक फसल। तीसरा है बागानी फसल। बागानी फसल वे फसलें जिनको बागानों में तैयार किया जाता है, ऐसी फसलें जिनको बागानों में तैयार किया जाता है तो उसे कहा जाएगा बागानी फसलें। तो इसमें क्या होता है, जैसे चाय के बागान होते हैं, रबर के बागान होते हैं, रबर होता है, सिनकोना होता है, सिनकोना, तो इनके बागान होते हैं। तो ऐसी फसलें जिनको बड़े बागानों में तैयार किया जाता है, बड़े क्षेत्र भाग होते हैं जो सुरक्षा जिनकी चारों तरफ से दी जाती है, बाउंड्रियाँ दी जाती हैं, तो उसे कहा जाएगा बागानी फसलें। वे फसलें जिनको बागानों से प्राप्त किया जाता है बागानी फसलें होती हैं, जैसे चाय के बागान, रबर के बागान, सिनकोना के बागान, ये आदि होते हैं। उसके बाद है उद्यानिक फसलें। तो ऐसी फसलें जिनको उद्यानों में तैयार किया जाता है या प्राप्त किया जाता है तो उसे कहा जाएगा उद्यानिक फसल। तो प्यारे बच्चे एक बार फिर से समझिए, यानी कृषि विधियों के आधार पर, उपयोग के आधार पर इसको चार भागों में बांटा गया है। यहाँ से पेपर के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है यानी हर बार रिपीट होता है, तो यहाँ आपको समझना है इसके चार भाग होते हैं। खाद्यान्न, सीधी सी बात है, ऐसी फसलें जिनका उपयोग मानव भोजन के लिए कर रहा है या खाने के लिए कर रहा है, उधर पूर्ति के लिए कर रहा है, तो वो हो जाएगी हमारी खाद्यान्न फसल। दूसरा है व्यवसायिक, किसान जो यानी जो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको घर पर रोक नहीं सकता है तो व्यवसाय के लिए जिन फसलों को करता है, तो ऐसी फसलें जिनका उत्पादन किसान अपने व्यवसाय के लिए करता है, अर्थात फैक्ट्री या औद्योगिक क्षेत्रों में कच्चे माल के रूप के लिए करता है, तो उसे कहा जाएगा व्यवसायिक फसलें या उद्यानिक फसलें, औद्योगिक फसलें, या इनको कहा जा सकता है नकदी फसलें। क्या कहा जा सकता है, नकदी फसलों के रूप से भी यानी इनको जाना जा सकता है। तो तीसरा है बागानों में, ऐसी फसलें जिनको बागानों में तैयार किया जाता है,
बागानों से प्राप्त किया जाता है। तो बागानी फसलें आपको बता दिया है, चाय है, रबर है, सिंकोना है। और उद्यानिक फसल ऐसी फसलें जिनको उद्यानों से प्राप्त किया जाता है वो हो जाती है हमारी उद्यानिक फसलें। यहाँ खाद्यान्न फसल तो खाने के लिए गेहूँ किसान यानी अपने कृषि के बाद में जब तैयार हो जाती है तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता है, घर पर रहकर उसको तैयार कर सकता है। दूसरा यहाँ पर बाजरा, ये खाद्यान्न हो जाती है। तो इस प्रकार इन्हें कहा जाता है यानी खाद्यान्न फसलों के रूप से इसको जाना जाता है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ से आके हम कल पढ़ेंगे कि ये टॉपिक जो आपको पढ़ाए हैं इसको अच्छे से रिकवर करें और तैयार करें। धन्यवाद।